गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और जो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के आगे के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स को डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, और जो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आप लोगों को यहां पे साथ में सॉल्व करवाता हुआ चलूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक क्या दिया है। तो आज का फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये टॉपिक आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक का यूज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले लिखा क्या है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है लंबाई के मात्रक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लंबाई के मात्रक में लिखा क्या हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें आपका ये वाला ऑप्शन भी होगा 10 की घात -10 मीटर वाला। तो अगर आपको लर्न रहेगा आप तुरंत आंसर कर पाएंगे कि हाँ 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये तो आपने पढ़ लिया कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर, लेकिन अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन के रूप में कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो आप बोलेंगे कि 1 मीटर में होते हैं 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम। ये आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10 की घात -10 मीटर। फिर इसके बाद आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो 1 मीटर में होते हैं 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम। ये आपको ध्यान रखना है, पावर यहां पे प्लस हो जाएगी जब आपसे पूछा जाएगा कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। ठीक है, और देखिए यहां पे मैंने एंगस्ट्रॉम का साइन बनाया हुआ है, यहां भी बना हुआ है, तो ये एंगस्ट्रॉम का साइन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोनों तरीके से आपको ये लर्न होना चाहिए। मैंने आपको डिटेल में बता दिया और ये भी बता दिया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, और देखिए इसका यूज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय, तो ये आपको लर्न होना जरूरी है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहां पे क्या दिया है। नेक्स्ट यहां पे लिखा है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू दी पावर -6 मीटर, यानी 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, और 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, जिसमें आपका ये वाला भी ऑप्शन होगा 10 की घात -6 मीटर वाला। तो अगर आपको पता रहेगा तो आप तुरंत आंसर कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ये तो आपने पढ़ लिया कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर, लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं तो आप बोलेंगे 1 मीटर में होते हैं 10 की घात 6 माइक्रोन। ये आपको ध्यान रखना है, पावर यहां पे प्लस हो जाएगी, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो दोनों तरीके से आपको ये लर्न होना जरूरी है। और देखिए ये माइक्रोन का साइन यहां पे मैंने बनाया है, यहां भी बना हुआ है, ये माइक्रोन का साइन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट यहां पे क्या दिया है। यहां पे लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू दी पावर -2 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर।
मीटर, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, जिसमें आपका ये भी लिखा हुआ मिलेगा आपको 10⁻⁻² मीटर वाला ऑप्शन, ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत बता पाएंगे। तो ये तो आपने पढ़ लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर। लेकिन अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो आप बोलेंगे 10⁻², यानी 10⁻² सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा, पावर आपकी यहाँ पे प्लस हो जाएगी। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 मीटर बराबर आपका क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ये आप सबको पता है। और देखिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻², यानी 10⁻², ये लिख सकते हैं और ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये भी आपको दोनों तरीके से याद होना जरूरी है। देखिए किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया। यहाँ पे लिखा है कि 1 मेगामीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर, ये आपका लिखा हुआ है, यानी 1 मेगामीटर बराबर क्या होता है, 10⁻6 मीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 मेगामीटर बराबर होता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, जिसमें आपको ये वाला ऑप्शन भी लिखा हुआ मिलेगा 10⁻6 मीटर वाला, यानी 10⁻6 मीटर वाला। तो अगर आपको पता रहेगा तो आप तुरंत आंसर कर पाएंगे, तो लर्न जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया है 1 टेरोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता है, यानी 1 टेरोमीटर बराबर आपका होता है 10⁻12 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 1 टेरोमीटर बराबर होता है, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ये वाला ऑप्शन भी आपका रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको लर्न रहेगा तो तुरंत आप कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट यहां पे दिया है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, ये आपका लिखा हुआ, यानी 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻�9 मीटर। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, जिसमें आपका ये वाला ऑप्शन भी रहेगा 10⁻⁻9 मीटर वाला। तो अगर आपको पता रहेगा तो आप तुरंत आंसर कर पाएंगे, तो लर्न जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए ये तो आपने पढ़ लिया कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻�9 मीटर। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं तो आप बोलेंगे 10⁻9 नैनोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बोलेंगे? 10⁻9 नैनोमीटर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं तो आप बोलेंगे 10⁻9 नैनोमीटर। देखिए नैनोमीटर को शॉर्ट में nm लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। n से नैनो और m से मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 तरीके से आपसे पूछा जाएगा, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁻9 मीटर, और अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं तो आप बोलेंगे 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं। दोनों तरीके से आपको लर्न होना जरूरी है, और ये नैनोमीटर वाला कई बार पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 1 मिलीमीटर बराबर, क्या लिखा है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, यानी 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, जिसमें आपका ये वाला भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो पता रहेगा तो तुरंत आप आंसर कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, 1 मिलीमीटर बराबर आपका होता है 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर। देखिए मिलीमीटर को शॉर्ट में हम mm लिखते हैं, m से मिली और m से मीटर, शॉर्ट में mm लिखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आपने पढ़ लिया कि 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है 10⁻³ मीटर। लेकिन अगर आपसे अब ये पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो आप क्या बोलेंगे? तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो ये होता है 10⁻³ मिलीमीटर, शॉर्ट में हम mm लिखते हैं, ये मैंने यहां पे लिख दिया है। तो दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए। देखिए सबसे पहले
1 मिलीमीटर बराबर आपका क्या होता है 10 की घात -3 मीटर। या फिर आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो आप बोलेंगे 10⁻³ मिलीमीटर। पावर यहाँ पे प्लस हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों तरीके से आपको लर्न होना चाहिए। देखिए जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के तो इनका यूज होगा, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 1 किलोमीटर बराबर आपका क्या लिखा हुआ है 10⁻³ मीटर होता है, ये आपका लिखा है। यानी 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻³ मीटर आपका होता है, ये आपका लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 किलोमीटर बराबर होता क्या है। 1 किलोमीटर बराबर आपका होता है 1000 मीटर, ठीक है। और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ यानी 10 की घात 3। 10 की घात 3 का ही मान 1000 होता है, तो क्या हो जाएगा 10 की घात 3 और मीटर, यही आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 1 गीगामीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर, ये आपका लिखा हुआ है। यानी 1 गीगामीटर बराबर क्या लिखा है 10 की घात 9 मीटर, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 1 गीगामीटर बराबर होता है, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ये भी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे लिखा रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है 10⁻9 मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया है 1 प्रकाश वर्ष बराबर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर यहाँ पे लिखा है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ये आपको याद कर लेना। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो आप क्या बोलेंगे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। या फिर कहीं कहीं आपको यहाँ पे देखिए 10⁻16 भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। दो तरीके से आपको लिखे हुए मिलते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। लंबाई का मात्रक मैंने आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ था लंबाई के मात्रक यानी यूनिट्स ऑफ लेंथ, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया। और जितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिए, ठीक है। अभी देखिए ये जो मैंने बताया ना, इसको याद करने का एक तरीका भी आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। एक चार्ट में आपको बताऊंगा, वो चार्ट एक बार आप लोग समझ लेंगे ना तो ये सब तो आपको बड़े आसानी से लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द्रव्यमान के मात्रक, ठीक है। क्या दिया है द्रव्यमान के मात्रक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं यूनिट्स ऑफ मास। ऊपर अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने लंबाई के मात्रक पढ़े थे, अब यहाँ पे द्रव्यमान के मात्रक आ गए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइक्रोग्राम, ये आपका लिखा है। तो 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻6 किलोग्राम। देखिए ऊपर अभी हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने अभी माइक्रोन पढ़ा था कि 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर होता है। अब देखिए यहाँ पे हम द्रव्यमान के मात्रक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे द्रव्यमान आ गया है। अब तो यहाँ पे क्या लिखा है 1 माइक्रोग्राम लिखा है। तो देखिए माइक्रो यहाँ पे आ रहा है, तो घात तो यहाँ पे 10 की घात -6 ही रहेगी। अब क्योंकि द्रव्यमान पढ़ रहे हैं तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, बस यहाँ पे किलोग्राम लिख देंगे। देखिए अगर ऊपर वाला आपने लर्न कर लिया तो नीचे वाला आपको वैसे ही याद हो जाएगा, बस आपको यहाँ पे यूनिट चेंज करनी होगी। जैसे यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा किलोग्राम लिखा जाएगा, और सेम जो पावर आपकी रहेंगी सेम वैसे ही रहेंगी लगभग, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू आपका क्या लिखा है 10⁻³ किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि द्रव्यमान के मात्रक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे किलोग्राम तो आएगा ही। अब देखिए यहाँ पे मिली आया हुआ है, अभी हमने ऊपर मिलीमीटर पढ़ा हुआ था, ये देखिए मिलीमीटर पावर क्या थी 10 की घात -3 थी, और यहाँ भी यही रहेगी। यहाँ पे बस क्या है मिली और उसके बाद ग्राम लिखा हुआ है, वहां पे मीटर लिखा हुआ था। तो देखिए 1 मिलीग्राम बराबर आपका क्या हो जाएगा 10 की घात -3 और यहाँ पे किलोग्राम आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि 1 मिलीग्राम बराबर होता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे जिसमें आपका ये वाला भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 ग्राम यानी 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या लिखा है 10⁻³ किलोग्राम, ये आपका लिखा हुआ है। यानी 1 ग्राम बराबर 10 की घात
-3 किलोग्राम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 1 कुंटल, ठीक है, यानी 1 कुंटल बराबर क्या होता है 10 की घात 2 किलोग्राम, यानी 10⁻² किलोग्राम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद लास्ट में यहाँ पे लिखा है 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू क्या लिखा है 10⁻³ किलोग्राम। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा दिया है समय के अन्य मात्रक यानी अदर यूनिट्स ऑफ टाइम। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो सबसे पहले क्या लिखा है 1 पिको सेकेंड, क्या लिखा है 1 पिको सेकेंड आपका लिखा है। तो 1 पिको सेकेंड बराबर क्या होता है 10 की घात -12 सेकेंड होता है। इसको लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा कि 1 पिको सेकेंड यानी 1 पिको सेकेंड बराबर होता है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे जिसमें आपका ये भी लिखा हुआ आपको मिलेगा 10 की घात -12 सेकेंड। तो 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 की घात -12 सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद यहां पे लिखा है कि 1 नैनो सेकेंड, क्या लिखा है 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहां पे 10⁻⁹ सेकेंड हो जाएगा। और अभी हमने ऊपर पढ़ा हुआ था, यहां पे देखिए क्या नैनोमीटर पढ़ा हुआ था, यहां पे यूनिट दूसरी थी, मीटर थी, यहां पे लिखा हुआ था, और यहां पे पावर आपकी क्या हुई थी 10⁻⁹ मीटर। तो यहां पे देखिए सेकंड आ चुका है, क्या हो गया यहां पे नैनो सेकंड हो गया। तो देखिए सेकंड हो गया, तो देखिए सेकंड तो यहां पे सेकंड आएगा, लेकिन पावर सेम आपकी वही रहेगी, ध्यान रखिएगा 10 की घात -9। तो ऊपर वाला अगर आपको याद है तो नीचे वाला तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो 1 नैनो सेकंड बराबर क्या होता है 10 की घात -9 सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि 1 नैनो सेकंड बराबर होता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे जिसमें आपका ये वाला भी रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट यहां पे क्या दिया है 1 माइक्रो सेकंड। यहां पे माइक्रो की बात हो रही है तो पावर आपकी 10⁻⁻⁶ ही रहेगी, अभी ऊपर भी आपका आया हुआ था, लेकिन यहां पे सेकंड है तो क्या हो जाएगा सेकंड हम लिख देंगे आगे, बस यही आपको ध्यान रखना है। यानी 1 माइक्रो सेकंड बराबर आपका क्या होता है 10⁻⁻⁶ सेकंड होता है। क्या होता है 10⁻⁻⁶ सेकंड, यानी 10 की घात -6 सेकंड। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 1 माइक्रो सेकंड बराबर होता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे जिसमें आपका ये वाला ऑप्शन भी रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट यहां पे दिया है 1 मिली सेकंड, क्या दिया है देखिए मिली आया है तो पावर तो आपकी यहां पे 10 की घात -3 रहेगी। अभी ऊपर हमने मिलीमीटर पढ़ा हुआ था, मिलीग्राम पढ़ा, अब यहां पे मिली सेकंड आ चुका है, तो पावर तो सेम यही रहेगी, और सेकंड है सेकंड लिख देंगे बस। यानी 1 मिली सेकंड बराबर 10 की घात -3 सेकंड होता है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे से पूछा जाएगा कि 1 मिली सेकंड बराबर होता है तो क्या होता है 10 की घात -3 सेकंड होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो देखिए ये जो मैंने अभी आपको पूरा पढ़ाया लंबाई के मात्रक, फिर इसके बाद द्रव्यमान के मात्रक, फिर इसके बाद मैंने आपको यहां पे बताया समय के अन्य मात्रक। ये सब आपको लर्न होना चाहिए, आज ही इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे वहां पे यूज करेंगे इनका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन तो यहां से जरूर पूछे आएंगे, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है माध्य सौर दिवस। तो चलिए देखते हैं माध्य सौर दिवस ये क्या होता है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि एक वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत को माध्य सौर दिवस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि एक वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत को यानी एवरेज को माध्य सौर दिवस कहते हैं। एक माध्य सौर दिवस 86,400 सेकेंड के बराबर होता है। तुरंत आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक माध्य सौर दिवस बराबर होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक माध्य सौर दिवस 86,400 सेकेंड के बराबर होता है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद लिखा है अर्थात 1 सेकंड बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/86,400 माध्य सौर दिवस। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहां से जो क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा नहीं जाएगा। अच्छे से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा जो आपका लिखा है माध्य सौर दिवस। अब इसके बाद नेक्स्ट यहां पे क्या दिया है, नेक्स्ट आपका यहां पे लिखा हुआ है कि 10 की घातों के पूर्व लग्न। क्या लिखा हुआ है 10 की घातों के पूर्व लग्न, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं
प्रीफिक्सेस ऑफ पावर ऑफ 10। अब देखिए ये टॉपिक क्या है आपका, तो अभी जो ऊपर मैंने आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाया था, जो आपका दिया था लंबाई के मात्रक, फिर इसके बाद आपका दिया था द्रव्यमान के मात्रक, फिर इसके बाद आगे आपका दिया था समय के अन्य मात्रक। तो इन्हीं को याद करने का एक तरीका है, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक टेबल मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अगर एक बार इस टेबल को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको जो ऊपर मैंने अभी बताया वो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 10 की घातों के पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्सेस ऑफ पावर ऑफ 10। तो यहाँ पे लिखा है कि SI मात्रकों के पूर्व विभिन्न पूर्व लग्न लगाकर छोटे या बड़े मात्रक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। नीचे सारणी में 10 की घातों में प्रयुक्त पूर्व लग्न दिए गए हैं। तो चलिए देखते सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए एक तरफ यहाँ पे क्या लिखा है 10 का घातांक, एक तरफ पूर्व लग्न जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्सेस आप बोल सकते हैं, और एक तरफ यहाँ पे संकेत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 10⁻⁻1। इसका प्रीफिक्स क्या है डेसी है, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है 10⁻²। यहाँ पे पूर्व लग्न क्या लिखा है सेंटी लिखा हुआ है। देखिए अगर आपको सेंटी लिखा हुआ मिले तो 10 की घात क्या होती है -2 होती है। अभी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूं, अभी मैंने आपको बताया हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या है 1 और फिर इसके बाद सेंटी लिखा है, मीटर मत देखिए, अभी यहाँ पे यूनिट नहीं, बस सेंटी को देखिए। सेंटी इसका मतलब क्या होता है 10 की घात -2 होता है, जो कि यहाँ पे ये 10 की घात -2 लिखा हुआ है आपका, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यही आपका यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है कि अगर सेंटी आपको लिखा हुआ मिले तो 10 की घात क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, और सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे मिली लिखा हुआ है, अगर मिली लिखा हुआ मिलेगा तो 10 की घात क्या होगी -3 होगी। मैं आपको ऊपर लेके चलता हूं, अभी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका 1 मिलीमीटर, मीटर मत देखिए केवल मिली देखिए। अगर आपको मिली लिखा हुआ मिलेगा तो 10 की घात क्या होगी -3 होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपका मिलीग्राम में दिया था, ग्राम छोड़िए, यहाँ पे सिर्फ मिली को देखिए। मिली का मतलब क्या 10 की घात -3, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए ये टेबल मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। मिली का मतलब क्या हो जाएगा 10 की घात -3, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, केवल मिली यहाँ पे लिखा हो इसीलिए एम, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, ये आपको ध्यान रखना है। अभी ऊपर ही मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया, देखिए माइक्रो आपका कितनी बार आया हुआ था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 माइक्रोन लिखा हुआ था, तो यहाँ पे केवल आप माइक्रो पे फोकस कीजिए। माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की घात -6, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 माइक्रोग्राम, देखिए माइक्रो यहाँ भी आया था, अगर माइक्रो लिखा हुआ मिलेगा 10 की घात -6 होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए माइक्रो सेकंड में भी आपका माइक्रो आया था, तो पावर क्या होगी 10 की घात -6, और यूनिट जो आपकी दी होगी उसी के हिसाब से आप अपनी यूनिट वहां पे लिख देंगे। इसी तरीके से आपका यहाँ पे 10 की घात -9 लिखा है। नैनो, अगर आपको नैनो लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब पावर क्या होगी 10⁻⁻9 होगी। अभी ऊपर ही मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए नैनोमीटर लिखा था, मीटर नहीं, केवल अभी आप नैनो पे फोकस कीजिए। तो अगर आपको नैनो लिखा हुआ मिलेगा इसका मतलब 10 की घात क्या लगेगी -9, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए ये टेबल में आपको इतना डिटेल में यहां पे बता रहा हूं। इसी तरीके से देखिए 10 की घात -12, ये पीको, अगर आपको पीको लिखा हुआ मिलेगा इसका मतलब क्या है 10 की घात क्या होगी -12 होगी। पी से रिप्रेजेंट करते हैं, नैनो को एन से, माइक्रोन का साइन देखिए ये बना हुआ है यहाँ पे, अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो पीको अगर आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आपकी पावर क्या होगी 10 की घात -12। अभी मैंने आपको ये पीको सेकंड वाला पढ़ाया था, ये देखिए 1 पीको सेकंड लिखा हुआ था, तो देखिए पीको
पिको लिखा हुआ मिलेगा तो 10 की घात -12 होगी, और जो यूनिट आपकी होगी वो आगे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे सेकंड है तो सेकंड लिख दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आपका फेम्टो दिया, फेम्टो लिखा हुआ मिलेगा तो 10 की घात -15 होगी, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। एटो लिखा हुआ मिलेगा 10 की घात -18 होगी, ए से लिखेंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखिए फिर 10 का घातांक, पूर्व लग्न और संकेत दिया है। देखिए एक्सा लिखा हुआ मिलेगा, एक्सा लिखा हुआ मिलेगा तो 10 की घात 18, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। पीटा लिखा हुआ मिलेगा 10 की घात 15, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। टेरा लिखा हुआ मिलेगा, टेरा लिखा हुआ मिलेगा तो 10 की घात 12 हो जाएगी। अभी ऊपर ही मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, हमारा यहाँ पे आया हुआ था, ये देखिए, देखिए यहाँ पे टेरो लिखा हुआ है तो टेरा बोलिए चाहे टेरो बोलिए, बात एक ही होगी। 10 की घात क्या हो जाएगी 12, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे आपको टेरो भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है गीगा। देखिए अगर आपको गीगा लिखा हुआ मिलेगा तो 10 की घात 9 होगी, जी से रिप्रेजेंट करेंगे। मेगा लिखा हुआ मिलेगा 10 की घात 6 होगी और एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से किलो लिखा हुआ मिलेगा तो 10 की घात 3, के से रिप्रेजेंट करेंगे। हेक्टो का मतलब 10 की घात 2 आपका हो जाएगा और एच से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से डेका लिखा हुआ मिलेगा तो आप लिखेंगे 10 की घात 1 और डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे याद करने का तरीका बता दिया। जो टेबल आपकी टेबल यहाँ पे लिखी हुई है, ये टेबल आपको अच्छे से पूरी लर्न कर लेनी है। एक तरफ 10 का घातांक, एक तरफ पूर्व लग्न जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और एक तरफ संकेत दिया है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, जैसे पीको आपको लिखा हुआ मिले तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हाँ पीको का मतलब क्या होता है, 10 की घात -12 होता है। मिली लिखा हुआ मिले तो 10 की घात -3 होता है, और जो यूनिट आपकी दी हो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी यूनिट वहां पे ऐड कर लीजिए, सिंपल। बस इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है। तो ये टॉपिक तो मैंने आपका यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मापक यंत्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजरिंग डिवाइसेस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं मापक यंत्र ये क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसे यंत्र जिनकी सहायता से भौतिक राशियों का मापन किया जाता है मापक यंत्र कहलाते हैं। तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे यंत्र जिनकी सहायता से भौतिक राशियों का मापन किया जाता है उन यंत्रों को हम क्या कहते हैं, या फिर ये यंत्र क्या कहलाते हैं, तो आप बोलेंगे मापक यंत्र कहलाते हैं, यानी मेजरिंग डिवाइसेस कहलाते हैं। अब उदाहरण के तौर पे मापक यंत्र के कुछ उदाहरण दिए हैं, वर्नियर कैलिपर्स, पेंच मापी, पैमाना इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब मापक यंत्र के उदाहरण है, यानी मेजरिंग डिवाइसेस के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। वर्नियर कैलिपर्स, पेंच मापी, पैमाना इत्यादि, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रत्येक मापक यंत्र के मापन की यथार्थता की एक सीमा होती है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक मापक यंत्र के मापन की यथार्थता की एक सीमा होती है। किसी मापक यंत्र द्वारा जिस सीमा तक यथार्थ मापन किया जा सकता है वह सीमा उसकी यथार्थता की सीमा कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या लिखा है कि किसी मापक यंत्र द्वारा जिस सीमा तक यथार्थ मापन किया जा सकता है, यानी सही मापन किया जा सकता है, वह सीमा उसकी यथार्थता की सीमा कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखा है कि किसी यंत्र की वह न्यूनतम माप जिसको उस यंत्र द्वारा यथार्थता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाती है। यह क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि किसी यंत्र की वह न्यूनतम माप जिसको उस यंत्र द्वारा यथार्थता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है उस मापक यंत्र का क्या कहलाती है, अल्पतमांक कहलाती। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन तो ज्यादा बनेंगे नहीं, जो क्वेश्चन बन सकते वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका सबसे पहले क्या दिया, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है वर्नियर कैलिपर्स, जिसको हम इंग्लिश में वर्नियर कैलिपर्स ही बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग 0.01 सेंटीमीटर तक की अल्प लंबाइयों के मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। क्या लिखा है कि वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग 0.01 सेंटीमीटर तक की अल्प लंबाइयों के मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक दिया है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत हमारा लिखा क्या है। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट कि वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई
लंबाई से कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए वर्नियर कैलिपर्स अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा तो ये लाइन आप तुरंत समझ गए होंगे। देखिए वर्नियर कैलिपर्स का एक प्रैक्टिकल आप लोगों का होता है क्लास 9th में। क्लास 9th में आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स का एक प्रैक्टिकल जरूर किया होगा, अगर किया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए क्या लिखा है कि वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई से क्या होती है, कम होती है। इस अंतर को वर्नियर का अल्पतमांक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये लाइन आपको तब समझ में आएगी जब आपने वर्नियर कैलिपर्स कभी यूज किया हो, वर्नियर कैलिपर्स वाला प्रैक्टिकल किया हो, तो आपको जरूर पता होगा। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है यदि वर्नियर पैमाने के n भाग मुख्य पैमाने के n-1 भागों के बराबर हैं, तब वर्नियर पैमाने का एक भाग बराबर मुख्य पैमाने के n-1 अपॉन n भाग, ये आपका यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इस टॉपिक से जो पॉइंट आपका लिखा है यहां से क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, बस आपको यहां पे समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, टॉपिक आया हुआ है इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा दे रहा हूं। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहां पे क्या लिखा है कि इसलिए यहां पे आपका अल्पतमांक इज इक्वल टू मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस वर्नियर पैमाने का एक भाग इज इक्वल टू आपका यहां पे लिखा है मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस मुख्य पैमाने के n-1 अपॉन n भाग, ये आपका लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें कुछ समझने लायक तो है नहीं, जो आपका लिखा है एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, जो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होता है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको तुरंत बता देता हूं। बस आप इसको यहां पे पढ़ लीजिएगा जो आपका यहां पे ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखिए एक फॉर्मूला आपका दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्या लिखा है कि वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक बराबर क्या होता है, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई अपॉन में वर्नियर पैमानों पर भागों की संख्या। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है और इस फॉर्मूले का यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई अपॉन में वर्नियर पैमानों पर भागों की संख्या, बस ये आपको ध्यान रखना है। जो अभी आपने ऊपर पढ़ा ये फर्स्ट लाइन आपकी इंपॉर्टेंट, और लास्ट में जो आपका ये लिखा हुआ है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखा है कि वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को आपस में स्पर्श कराने पर यदि मुख्य पैमाने की शून्य रेखा वर्नियर पैमाने की शून्य रेखा के ठीक सीध में ना हो तो यह दोष शून्यांक त्रुटि कहलाता है। अब जैसे ये लाइन लिखी हुई है, आपको कैसे समझ में आएगा, अगर जब तक आपने वर्नियर कैलिपर्स का यूज नहीं किया है, ये लाइन आपको कैसे समझ में आएगी। अगर आपने प्रैक्टिकल किया है, कभी यूज किया वर्नियर कैलिपर्स, तो आपको तुरंत ये समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको तभी समझ में आएंगे जब उस टॉपिक से रिलेटेड आपने प्रैक्टिकल किए हो। अब जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, अगर आपने इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल नहीं किया है तो ये लाइन आपको समझ में ही नहीं आएगी कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को आपस में स्पर्श कराने पर यदि मुख्य पैमाने की शून्य रेखा वर्नियर पैमाने की शून्य रेखा के ठीक सीध में ना हो तो यह दोष शून्यांक त्रुटि कहलाता है। तो इसके लिए आपने अगर वर्नियर कैलिपर्स का भी यूज किया तो आप तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे लिखा है कि प्रेक्षित लंबाई बराबर मुख्य पैमाने की माप प्लस वर्नियर का मिलने वाला चिन्ह गुणे अल्पतमांक। या फिर इसके बाद देखिए प्रेक्षित लंबाई का एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया, प्रेक्षित लंबाई बराबर क्या है, मुख्य पैमाने की माप प्लस वर्नियर का मिलने वाला चिन्ह इंटू अल्पतमांक होता है। और वास्तविक लंबाई बराबर क्या होता है, अगर वास्तविक लंबाई आपको निकालनी है तो प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि, और जो शून्यांक त्रुटि होगी वो चिन्ह सहित आपको लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही आपका वर्नियर का ये पूरा टॉपिक था, इसके अलावा कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। और वैसे भी यहाँ पे वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, बहुत पहले पूछा जाता था, इस समय नहीं पूछे आते, बहुत कम पूछे आते, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका यहां पे दिया हुआ है पेच मापी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्रू गेज बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं पेच मापी यानी स्क्रू गेज ये क्या होता है। तो यहां पे लिखा है कि पेच मापी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा अत्यंत छोटी लंबाई को भी मापा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखा है कि पेच मापी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा अत्यंत छोटी लंबाई मतलब छोटी से छोटी लंबाई को भी मापा जा सकता है। पेच के सिरे को एक चक्कर
पूरा घुमाने में उसकी नोक जितनी आगे या पीछे होती है उस दूरी को पेंच का क्या कहते हैं, चूड़ी अंतराल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पेच के सिरे को एक चक्कर पूरा घुमाने में उसकी नोक जितनी आगे या पीछे होती है उस दूरी को पेंच का चूड़ी अंतराल कहते हैं। ये सब आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा और क्लास 9th में आपको ये पेंच मापी यानी स्क्रू गेज वाला प्रैक्टिकल भी कराया गया होगा। ठीक है, देखिए जो पेंच मापी वाला है और वर्नियर कैलिपर्स वाला, ये क्लास 9th का आपका टॉपिक है एंड वहां पे आपको प्रैक्टिकल भी कराया गया होगा। तो यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, चूड़ी अंतराल कहते हैं। फिर आगे यहाँ पे लिखा है कि साधारण पेंच मापी का चूड़ी अंतराल 0.1 सेंटीमीटर होता है। ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि साधारण पेंच मापी का चूड़ी अंतराल कितना होता है। साधारण पेंच मापी का चूड़ी अंतराल 0.1 सेंटीमीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे दिया एक फॉर्मूला, पेंच मापी का अल्पतमांक बराबर क्या होता है, पेंच का चूड़ी अंतराल और अपॉन में गोलीय पैमाने पर बने कुल भागों की संख्या होता है। यह फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है कि पेंच मापी द्वारा प्रेक्षित माप बराबर क्या होता है, मुख्य पैमाने की माप प्लस वृत्तीय पैमाने को आधार रेखा से मिलने, वित्तीय पैमाने को आधार रेखा से मिलने वाला चिन्ह या फिर मिलाने वाला चिन्ह यहां पे होना चाहिए इनटू अल्पतमांक। ये आपका यहां पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद अगर यथार्थ माप होगी तो यथार्थ माप बराबर क्या हो जाएगा, प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पेंच मापी से रिलेटेड भी आपका एक ही दो क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा जब आएगा एक्सरसाइज में। देखिए न्यूमेरिकल्स आते हैं यहां से कुछ, वो मैं आपको करवा दूंगा और जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन आपकी थी कि साधारण पेंच मापी का चूड़ी अंतराल 0.1 सेंटीमीटर होता है। आपको ध्यान रखना है। पेंच मापी का अल्पतमांक का फॉर्मूला आपका लिखा है, ये आपको याद होना जरूरी है। और ये जो नीचे मैंने आपको बताया ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहां आज की इस वीडियो में मैंने आपको पेंच मापी तक, स्क्रू गेज तक, यहां तक कंप्लीट करवा दिया। लेकिन अभी भी इस चैप्टर में कई टॉपिक हैं। कल की वीडियो में मैं आप लोगों को सार्थक अंक पढ़ाऊंगा। सार्थक अंक ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से कई क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। देखिए सार्थक अंक और कोटिमान, ये दोनों टॉपिक मैं आपको कल पढ़ाऊंगा और मैं कल की वीडियो में इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश करवा दूंगा। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो अभी भी ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है। देखिए ये चैप्टर आप लोगों का काफी लेंथी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 5 पार्ट में मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश करवा दो। क्योंकि देखिए इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट भी काफी बड़ा है और इस चैप्टर में क्वेश्चंस भी काफी दिए गए हैं एंड न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों के दिए गए हैं, तो थोड़ा टाइम तो यहाँ पे लगेगा ही। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।